नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हम जसरोटा विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और आज हम इस वक़्त बैठे हैं ब्रजेश्वर सिंह इंदू जिन्होंने अभी जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ा है और सेकंड कैंडिडेट जो है वो रहे हैं और पहले यहाँ पे भाजपा ने इस सीट को जीता है और दूसरे नंबर पे जो है ब्रजेश्वर सिंह इंदू रहे हैं। काफ़ी जनता ने जो है इनको प्यार दिया, जनता ने इनको काफ़ी वोटों से नवाजा। इसी विधानसभा क्षेत्र पे लेकर आज हम बात करेंगे इंदू जी से। इंदू जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है अलर्ट इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार त्रिशूल जी, आपके माध्यम से सारे श्रोतागण को मेरा नमस्कार। और आपके माध्यम से मैं तमाम जसरोटा वासियों को और तमाम वोटर्स को, सपोर्टर्स को थैंक्स कहता हूँ, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट किया, सपोर्ट किया। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जिन्होंने मुझे आशीष दिया, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, माता बहनों ने, सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपने लोगों का इतना काम किया, लोगों ने आपको वोट भी दिए, बट मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इन चुनावों को लेकर और आपने क्या देखा इन चुनावों में? बहुत अच्छा अनुभव रहा। पूरा जितना भी इसमें मेरा टाइम निकला कैंपेन में, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इतना प्यार, इतना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, हर जगह वेलकम किया, बहुत अच्छा उन्होंने प्यार दिया, वोट डाले। ये इलेक्शन हमने जीता ही था। 29 को कैंपेन क्लोज हुई है, 29 रात और 30 रात को अपोजिशन की जो बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, जिसमें खुला पैसा, खुली शराब डिस्टर्ब कर दिया और उसको तो आप मन भी था लोगों का, जी उसमें उन्होंने चीज कर दी। नहीं, आप भी चुनाव में थे, आपने क्यों, अगर आपको ऐसा पता लगा कि ये देखिए, 29 रात को, 30 रात को जो नाके वगैरह इन्होंने इम्पोज किए थे प्रशासन ने, वो 2 रातों में नहीं थे। ओके, हमारे इस एरिया में भी, पाली मंडी में भी, बिंगम में भी जितने भी नाका लगे थे, वो पता नहीं क्यों उठा लिए गए, मुझे नहीं समझ लगी। लेकिन बहुत गलत किया, प्रशासन ने भी उनका साथ दिया। बहुत बड़ा इल्जाम है आप प्रशासन पे लगा रहे हैं। प्रशासन ने किया गलत, तो क्या कहें। मतलब आपको लगता है कि ये सब मिलके जो है लोगों ने ये देखिए, गवर्नमेंट तो ऊपर नीचे सब मिली है, प्रशासन में उनके अधीन ही आता है। जो उनकी ड्यूटी बनी उस वक्त प्रशासन की उन्होंने की। तो आप क्या समझते हैं कि आपको जो लोगों ने वोट देके नवाजा है, आपके जो साथ शाना बशाना चले हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं आपसे, वो कैसे आप पूरी करेंगे? देखिए जी, मैं तत्पर रहूँगा हर वक्त। मेरा कोई सपोर्टर, कोई वोटर, कोई भी, इवन जिसने वोट नहीं भी किया, मैं उसका भी थैंक्स करना चाहता हूँ। और उसके लिए भी मेरा एक मैसेज रहेगा कि मैं उसके लिए भी हमेशा रेडी रहूँगा। और अपने इस विधानसभा क्षेत्र में किसी भी वासी को कोई प्रॉब्लम हो और जिसका निवारण मैं कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा। क्या समझते हैं आप कि जिस तरह से आजकल बेरोजगारी, महंगाई, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर आप देख रहे हैं, क्या लोगों को यही चाहिए? देखिए जी, आप बेहतर जानते हैं, अगर उसमें कोई गलत मैं बयानबाजी करूंगा तो जरूर मुझे रोकना। पिछले 11 वर्षों में जो भाजपा की ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक सरकार चल रही है, तो चाहे यूटी है, चाहे स्टेटहुड था, जब जो भी है, तो मुझे नहीं लगता है किसी नौजवान को इन्होंने नौकरी दी है। और जिस देश में 65% युवा रहते हों और वहाँ पर एक ऐसी समाज का गठन करना, एक ऐसी सोसाइटी का गठन करना कि
जॉबलेस सोसाइटी ही क्रिएट करती है। तो हमारा ये कंडी क्षेत्र है, मैं पर्टिकुलर इसी की बात करूँगा, तो इसमें ऐसा हुआ है कि पिछले 11 वर्षों में तो कोई मुझे नहीं लगता किसी गांव में, किसी शोबे में, किसी डिपार्टमेंट में किसी का बच्चा कार्यरत हुआ हो। तो जब तक हमें हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को, तो तब तक वो अपने आप को प्रूव कैसे करेंगे? जब फिर आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, आप किसी को फॉर्म नहीं भरवाएंगे, किसी का इंटरव्यू नहीं होगा, तो वो कैसे अपने आप को प्रूव करेगा कि वो पढ़ा लिखा है? जी। मात्र ये कागज की डिग्रियां लेकर वो किसको समझाएगा? माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से एक एक पाई पाई करके बच्चों को पढ़ाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई सोर्स इनकम का नहीं है एक्सेप्ट इसका गवर्नमेंट जॉब के। हाँ, तो जहाँ फिर हमारे पास एक और है कि हमारे जो भाई बाहर जाते हैं काम करने, मंडियों में काम जाते हैं, करते हैं, तो 6 महीने बेचारे वहाँ पर अपनी पीठ को तोड़ते हैं, फिर अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और वो उन्होंने इतनी मेहनत करके जिस बच्चे को पढ़ाया हो और वो बच्चा यहाँ पर बेरोजगार हो, ओवरेज हो, और उसकी लाइफ स्टार्ट ही ना हुई हो, तो वो कैसे अपना गुजर बसर करेगा? बड़ा मुश्किल है। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि मैं युवाओं को नौकरी दिलवाऊंगा, जो ज़मीनें छीनी जा रही हैं उनके लिए हम फाइट करेंगे। आशा वर्कर्स की बात हुई थी, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात हुई थी, डेली वेजर्स की बात हुई थी। तो अब किस तरह से आप इन चीज़ों को अब आवाज़ जो है, इन लोगों की आवाज़ पहले देखिए सरकार तक, हाँ, पहले जो भी मैं अपना ये मैनिफेस्टो जो मैं काम करना चाहता था, जिनके लिए मैं फाइट करना चाहता था ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, वो तो रह गया। वो जो बोर्ड शेयर इन्होंने डिवाइड किया जिस तरीके से शराब और पैसे से, तो वहाँ पे हम पीछे चले गए। तो अभी जितनी भी जो भी हो सकेगा इनके लिए करेंगे, हर जगह, हर कहीं कहीं भी, जहाँ भी मुझे इनवाइट किया जाएगा कि हम यहाँ पर एजुटेशन कर रहे हैं, आप आइए, हम हमारे साथ दीजिए, तो मैं वहाँ पर बैठूँगा उनके साथ। तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट जो सेंटर की है वो इंटेंशन है उसकी कुछ करने की। अगर होती तो 11 वर्षों में कर दिया होता कुछ ना कुछ, क्योंकि 14 में जब ये आए थे, जब सत्ता परिवर्तित हुई थी, मनमोहन जी से जब सत्ता इनको ट्रांसफ़र हुई थी ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी को, तो इनका मैनिफेस्टो था कि हम जम्मू कश्मीर में 60-70 हज़ार जो डेली वेजर्स हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे या कंसोलिडेट करेंगे उनको। मतलब कुछ तो हुआ नहीं उनके लिए जी। तो बेचारे वो परेशान हैं, उनके घर पे भी बच्चे हैं, उनके बच्चों की भी कुछ ख्वाहिशें हैं, उनके बच्चे भी सोचते होंगे कि हमारा पापा शाम को फ्रूट का लिफाफा, मिठाई का लिफाफा लेके आए, लेकिन लाएगा कहाँ से बेचारा? भाजपा के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से दविंदर राणा जी हैं, उन्होंने विधानसभा चुनावों में ये बात कही कि आप हमें वोट दो, हम 10 दिनों में, वोट जीतने के बाद 10 दिनों में जो है डेली वेजर्स को पक्का कर देंगे। क्या लगता है आपको कि? देखिए, लगभग पिछले 4000 दिन से भाजपा सत्ता में है। 10 दिन की बात मत करिए। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर असेंबली जनाब राणा साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो 10 दिनों की बात कही है, तो पिछले 4000 दिन से आपकी सत्ता सेंटर में भी है और यहाँ भी है। पहले आप 4000 दिन का व्याख्यान कीजिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए, फिर अगले 10 दिन की बात करें। कठुआ के लोग सड़कों पर हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर धरना प्रदर्शन रोज चल रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पानी के नलकों पे भी जो है वो मीटर लगने जा रहे हैं। वो स्वाभाविक है जी। ये सरकार जो है डे 1 से ही इनकी इंटेंशन रही है कि कैसे हमारे लोगों का जो खून है उसको निचोड़े। उसका ये मतलब हुआ कि पहले आपने CLU लाया जी, चेंज ऑफ लैंड यूज। मसलन ये घर है,
ये घर 8 कनाल में है। ठीक। तो यहाँ का रेट है जो सर्कल रेट है वो 2.5-3 लाख रुपया होगा, मान लो 2 लाख रुपया है सर्कल रेट, तो उनके हिसाब से हो गया इसका 16 लाख रुपये कॉस्ट। अगर इसकी CLU हम करवाते हैं तो 5% पैसा हमें उनको जमा करवाना पड़ेगा। कितना हो गया? 80,000 हो गया। 80,000 हमें डिपॉजिट करवाना है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में कितने घर हैं? लगभग 35-40 लाख घर हैं। तो 35-40 लाख को आप नॉर्मल 10,000 से भी कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना पैसा लोगों का ये जबरदस्ती ले रहे हैं ना। तो CLU की बात होगी, फिर आप पावर टैरिफ की बात आ गई। 150 रुपया महीना था पावर टैरिफ, अब 1000 रुपया महीना हो गया। तो पावर टैरिफ भी एकदम इतना इंक्रीज कर दिया। तो इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, सिलेंडर 384 रुपये का था जब 14 में इन पर सत्ता मिली, तो आज मुझे लगता है 1100 का होगा। ठीक है ना। तो वो कितने गुना बढ़ गया। डीजल कहाँ था, पेट्रोल कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये एक सोचने की बात है। आप सिर्फ लोगों को अपनी पॉलिसीज से लुभाने की बात करते हैं, लेकिन सॉरी टू से कि आपका जो कार्ड है मेडिकल का जो आपने इशू किया, आयुष्मान कार्ड, वो बंद है और बड़े सारे हॉस्पिटल्स में वो चलता ही नहीं था। तो लोगों को खुद का पैसा लगाना पड़ रहा है जी। और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आपने रखी थी। ओल्ड एज पेंशन है, जहाँ हैंडीकैप पेंशन है, जहाँ पे विडो पेंशन है, उसमें आपने एक क्वेरी लगा दी, सारी 50% पेंशन बंद हो गई और बुजुर्ग लोगों को हरास किया गया। बेनिफिशियरी जो है he or she should be in the below poverty line। बुजुर्ग है तो उसको तो अगर फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो होनी चाहिए। बुजुर्ग की को क्या कैटेगरी है, जहाँ तो वो कोई हाईली पेड जॉब करके आया है तो उसका नहीं बनता है। जिसका जो लेमैन है, जो बुजुर्ग दवाई दारू पे टिका हुआ है, अगर उसको 1000 रुपये मिलती थी महीने की उसको पेंशन, ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन, तो उसमें उसका क्या दोष है? मैं जिस तरह ये विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, हम बॉर्डर एरिया पे कवरेज कर रहे थे, मुझे एक बुजुर्ग मिले, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो कह रहे कि मैं बीमार हूँ। मैंने कहा चलो 2 लफ्ज़ आप बता दो। तो मैंने उनको बताया आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। उन्होंने कहा 1.5 साल से मेरी पेंशन बंद है और मैं 1.5 साल से इसी पेंशन पे टिका हुआ हूँ, मैं किस तरह से सरवाइव कर रहा हूँ वो मुझे पता नहीं। काम तो बुजुर्गों से हो नहीं पाता ना जी। तो अल्टीमेटली ओल्ड एज में आपको मेडिकल लेना पड़ेगा, मेडिक्स पे आप टिकते हैं। अब ब्रजेश्वर जी आप हमें ये बताइए कि लोगों का भी कहना है और लोग ये कहना है कि भाजपा जो है वो 2014 से जो है, जब हम 2014 से पहले रहते थे, हिंदू मुस्लिम जो थे हम लोगों में आपसी भाईचारा था। अब ऐसा हो गया है ना मुसलमान हमको देखता है और ना हम उनको देखते हैं। तो मतलब कि इतना गैप जो है किस तरह से आ गया हमारे भाईचारे के अंदर, उस पर थोड़ी सी रोशनी करिए। वो तो देखिए जो अभी इन्होंने गैप इतना क्रिएट किया हुआ है उस पर क्या रोशन करनी है, क्या फिर कम्युनल उसमें लाइंस पे मैं जाता नहीं। कश्मीर से एक वीडियो वायरल हो रही है, एक लड़की है वो बयान देती है कि अब हम आज़ाद हुए हैं, हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे वो आज का दिन है। 8 तारीख को जो है चुनाव डिक्लेयर हुए, उन्होंने कहा आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। क्या समझते हैं आप इस चीज़ को? वो तो मतलब वहाँ का पता नहीं क्या माहौल है, मुझे नहीं पता। मैं कभी बड़ा कम गया हूँ कश्मीर में, अमरनाथ जी की यात्रा में जाता था, लास्ट ईयर भी नहीं जा पाया। तो कहने का मतलब अभी मैं वहाँ की जो सोशल वहाँ पर सेटअप है, वो तो आप वहाँ से आए हैं माइग्रेट होकर, तो आपको ज़्यादा पता है हाँ, वहाँ पर क्या है। जी, पत्रकार उससे बात कर रहे थे, उसने उस पर जवाब दिया। उसने कहा कि आप कैसे समझती हैं कि इंडिपेंडेंस डे है आज आपका? उन्होंने कहा हम दबे हुए हैं। उसने कहा किससे दबे हुए? उन्होंने कहा जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से हम लोग जो हैं दबे हुए हैं, क्योंकि भाजपा जो है
और गुंडों की सरकार है। तो आपको क्या लगता है जम्मू में फ्री है इंसान? आपको है आज़ादी? नहीं, डेमोक्रेसी है, क्या कह सकते हैं। तो फिर अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जम्मू में क्या माहौल है? जम्मू में कहाँ जुबा खड़ा है बेचारा? जम्मू में कहाँ है बुजुर्ग? कहाँ है जम्मू में? कहाँ है किसान? कहाँ कौन सी बात हो रही है किसानों की? पूरे लोग सड़कों पे थे महाराजा साहब बहादुर हरि सिंह साहब के जन्मदिन की छुट्टी लेने, और इसी भाजपा ने उन पे लाठियां बांधी थी। जहाँ झूठ है उसमें। नहीं, बिल्कुल सही है। कौन करवा रहा था? कांग्रेस थी? जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी? जहाँ पीडीपी थी? किसको ब्लेम करेंगे? कौन था? किससे मांग रहे हैं? इन्हीं से मांग रहे थे ना। लाठियां बांधी, फिर एजिटेशन हुआ, फिर भूख हड़ताल पे बैठे, फिर अभी एम्स की बात कर लीजिए, एम्स पे थोड़ी लाठी बांधी इन्होंने। एम्स अभी बोलते हैं कि हमने एम्स तो इन्होंने कश्मीरियों को दिया था, जम्मू को तो छीनना पड़ा। जम्मू को ऐसे थोड़ी मिला एम्स। जम्मू के सारे लोग सड़कों पे आए तब मिला एम्स। सारे अपनी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएशन छोड़कर वो आए, तो इसी भाजपा से छीना ना वो जम्मू वाला एम्स। तो अभी जम्मू वाले एम्स में भर्ती देख लो, कहाँ के बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे वाले कहाँ हैं, उनके वाले कहाँ हैं, कहाँ किसने ये ह्यूमन रिसोर्स का ठेका लिया हुआ है? क्यों नहीं वहाँ पर हमारे बच्चों को, जम्मू के बच्चों को नौकरी मिल रही है? हमारी बहनें, हमारे भाई पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, ओवरेज हैं, उनको कहाँ एब्जॉर्ब करेगी गवर्नमेंट? कोई रोड मैप है इनके पास? जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप बीडीसी चेयरमैन भी रहे हैं बरनोटी ब्लॉक में जी। तो जितने वोट आपको मिले हैं, क्या आपको लगता है जिन लोगों के आपने काम किए हैं वोट शेयर में तब्दील हुआ? नहीं, देखिए ये तो मेरे घर के तो 10 ही वोट हैं। 22,000 के करीब मेरा आंकड़ा पहुंचा है, और मेरे घर के 10 ही वोट हैं, और मुझे मात्र 12 दिन मिले हैं कैंपेन करने के लिए। 17 शाम को 4 बजे मुझे सिंबल मिल रहा है, जो मुझे 13 तारीख को मिलना था, इसी सरकार ने रोका हुआ था। जो नेक्स्ट 13 तारीख को मिलना था, 4 दिन लेट किया सिंबल, और उसी 4 दिन का मुझे खेद है कि मैं अपने समाज से नहीं जुड़ पाया 4 दिन में। मुझे 25% 30% मैंने और कवरेज करनी थी, लोगों तक एक्सेस पहुंचानी थी, एक्सेस करना था, तो वो नहीं हो पाया। तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि वोट शेयर जो है कम हो गया। लेकिन ये बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहूँगा कि 3 महीने पहले चुनाव हुआ था। 3 महीने पहले चुनाव हुआ था, जहाँ पर माननीय हमारे पीएमओ मंत्री साहब चुनाव जीते थे जी। तो उन्होंने 36,000 वोट लिए, यही बीजेपी थी जी। तो इनका जो स्टार्ट हुआ खंडी क्षेत्र में 36,000 लिया जिन्होंने, तो इनका स्टार्ट आप मान के चलो कि ये अच्छे लीडर थे, इन्होंने 10 साल रिप्रेजेंटेशन की थी, तो इनका 36 से 56 पहुंचना चाहिए था ना जी। जितने बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, अगर इन्होंने काम किया होता तो 36 से स्टार्ट होना था जी। मेरा तो 0 से स्टार्ट हुआ ना, बीडीसी चेयरमैन रहा मैं। बीडीसी चेयरमैन जितनी उसकी कुव्वत है बीडीसी चेयरमैनशिप की, जितनी उसकी अधिकार क्षेत्र है, तो उसमें मुझे लगता है मुझे तो आशीर्वाद जनता ने काफ़ी अच्छा दे दिया, और बीडीसी चेयरमैनशिप मेरी पास कर दी उन्होंने पास की है ना वोट डालकर। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वोट बैंक है जो मुझे मिला है। बाकी वालों का तो उनको भी पता है कितने भाव में क्या मिला। मेरे से तो किसी ने चाय का कप या पानी का गिलास तक नहीं मेरे सपोर्टर्स ने मांगा, और मेरे साथ पैदल चले दिन रात पैदल चले। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माननीय विधायक जी को मौका मिला है, वो किसी भी तरीके से उनको मौका मिल गया तो ठीक है भाई, उनको मुबारक है, उनको मेरी शुभकामनाएं। अच्छे से काम करें, युवाओं के लिए रोजगार की तलाश करें, घर पे ना बैठें, क्योंकि पिछले 4 दिनों से वो तो कहीं दिखे नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं बनता तो मैं तो 8 को ही मेरा काम शुरू हो जाता। मैं तो 9 तारीख का वेट ही नहीं करता, मैं 8 को इनको घेर लेता, इंडस्ट्रीज को, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर हम अपने बच्चों, भाइयों, बहनों को लगवा सकते थे, तो हमने लगवाना था, क्योंकि उनके लिए तो बोलना था, उन्हीं की तो लड़ाई लड़नी थी असेंबली में। हमारा तो कुछ नहीं है, मैं तो रिजाइन करके आया हूँ, नौकरी छोड़ के सरपंच पंच और ये बीडीसी चेयरमैन बना था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं 5 साल, 1800 दिन होता है, और एक एक दिन को गंवाने का मतलब है कि आप भाग रहे हैं अपनी ड्यूटी से।
आपको ड्यूटी असाइन हो गई है, सैलरी जितनी भी है, ऑनरेडियम जितना भी है, बट यू शुड बी एक्टिव। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि जब ये गड्डी क्षेत्र था, जब हम लोग भी कभी यहाँ पे आते थे, हम देखते थे पेड़ पौधे, हरियाली, पर्यावरण बहुत अच्छा था यहाँ का, और आज हम देख रहे हैं कि इतना बुरा हाल हो गया है। बदकिस्मती है जी जसरोटा वासियों की, जो हमारी जो दरिया के उस पार कंडी है, तो उनकी बदकिस्मती है, क्योंकि उच्च दरिया से लेकर लोगेट मोड़ तक, लोगेट खड़ तक रेड जोन की इंडस्ट्रीज इन्होंने इंस्टॉल करना शुरू कर दी है। और मैं आपके माध्यम से ये जनता को अवगत करवाना चाहता हूँ कि बुद्धि, जंडोर और बरवाल के बीच में एक 1000 कनाल का स्ट्रेच जो है गवर्नमेंट लैंड का, वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अलॉट हो चुका है, और वहाँ पर बहुत बड़ी रेड कैटेगरी की एक बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट लगने जा रहा है, जिससे हमारा वातावरण पूरा प्रदूषित हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। वो मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो पक्का उस प्रोजेक्ट को बंद करवाने की उसमें लोगों की सहायता करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जागेंगे वहाँ पे। घाटी की आपने बात की, वहाँ पे एक बायोटेक पार्क बना जी, 3 बार उसका उद्घाटन हो चुका है। जी देखिए, बायोटेक पार्क जहाँ तक जब मैं बीडीसी चेयरपर्सन था, तो मुझे स्कॉस्ट से एक फ़ोन आया, प्रोफेसर थी कोई मैडम, डॉक्टर, आई एम डॉक्टर फला फला, एंड यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड इन द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ बायोटेक पार्क, which would be inaugurated by our honorable Vice President of India, Dhankar ji. So I just asked her कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो मुझे बताइए what is बायोटेक पार्क, how it would हमारे बच्चों की जिंदगी में उसका क्या महत्व रहेगा, और कहाँ होना चाहिए और किस काम। मैंने ये नहीं पूछा, तो she was totally mum, answerless and just cut it down, फोन को कट कर दिया। तो फिर मैंने कहा चलो मैं गूगल करता हूँ बायोटेक पार्क होता क्या है। तो मैंने गूगल किया, बायोटेक पार्क ये है कि जो बच्चे वहाँ पर अपनी स्टडीज़ को परस्यू कर रहे हैं स्कॉस्ट में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उनके लिए एक शोध केंद्र है, उनको वहाँ पर प्रैक्टिकल करना है। तो that biotech park should be in the premises of the SCOST University। तो वो बच्चे वहाँ से स्कॉस्ट से घाटी आएंगे शोध करने, तो घाटी से फिर जाएंगे वहाँ पर 100 किलोमीटर का हो गया उसमें डिफरेंस। तो कहने का मतलब किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो, जहाँ तो बनाने वाले को भी नॉलेज नहीं है कि इसका फंक्शन क्या है। नहीं कैसे जो सरकार बोलेगी वही होगा। वो तो ठीक है, लेकिन शोध केंद्र है ना, वो बायोटेक पार्क है, शोध केंद्र, प्रैक्टिकल करने का एक जगह है। हाँ तो ये कर रहे हैं ना प्रैक्टिकल, वहाँ पे तो प्रोग्राम होते हैं बीजेपी के। जी मैं बताता हूँ, प्रोग्राम होते हैं जब इतने बड़े हस्ती ने उसको फीता काटा है, और उस दिन से आज तक उस पे ताले जड़े हुए हैं, और वो पूरा रस्ट से ताले हुए हैं। आप जाके जाती दफा उसको, और करोड़ों रुपया उस पर खर्चा किया गया है, लेकिन वो अननेसेसरी और बेसलेस। मैं तो नॉनसेंस बोलूँगा, वो सेंसिबल नहीं है वहाँ पर पैसा खर्च करना। हाँ, उसके बजाय अगर आप एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पर दे देते, तो हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते, हमारे भाई पढ़ते, बहनें पढ़ती, एग्रीकल्चर कॉलेज दे देते। तो जुथाना पुल की बात करें तो क्या देखते हैं, पिछले एक अभी नेक्स्ट इलेक्शन कब है? 2014 में भी इन्होंने वादा किया था, और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, उसमें अभी नेक्स्ट इलेक्शन कब है? अब 29 में होगा। तो मुझे लगता है 29 तक ही होगा। नहीं मतलब ये एक बार और जुथाना वालों के वोट लेने, मतलब ये पुल जो है ये वोट तब्दील करता है। बस वो वोट, मतलब उन लोगों को बेचारों को वो फैसिलिटी चाहिए है, उनको वो दिखा कर वोट लेने हैं। वो बड़े सीधे सादे शरीफ लोग हैं, बस उनको बहला के, फुसला के, बरगला के वोट ट्रांसफर करने। उनको कोई फूल पे मोहर लगाओ जी, वो आपका फूल बन रहा है, आप फूल पे मोहर लगाओ है, नहीं तो ये फूल बंद कर देगा।
ठीक है। तो वो उनको ड्यूटी उन्होंने असाइन कर दी कि फूल मुरझाना नहीं चाहिए, फूल हरा रखोगे तो 15 साल से ये उम्मीद में बैठे हुए हैं बेचारे, क्या करें हम, उनकी दुख को हम जानते हैं। जब कभी देखना हो तो 2-3 तो डेथ्स हो गई हैं हार्ट अटैक की वजह से वहाँ पे, तो बड़ा मुश्किल है जी जीवन वहाँ का। अच्छा, जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है, उमर अब्दुल्ला साहब को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी तरफ से उमर साहब को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी देर लग गई प्रशासन और केंद्र की वजह से, नहीं तो आप 19 में ही आ जाते, तो बहुत अच्छा काम करते जैसे पहले आपने 14 तक किया है। और हम आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं जनाब उमर साहब कि आप आएँ, अपनी कुर्सी संभालें और कम से कम इनकी कॉन्स्पिरेसी से बच के रहें, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने ख़त्म कर दी है पीडीपी, कहीं अगला नंबर एनसी का ना लग जाए, इससे बच के रहिए। फारूक साहब कहते हैं कि भाजपा से गठबंधन बेड़ा गर्क करने वाली बात है। फारूक साहब बड़े अच्छे बेहतर समझते हैं जी। मैं तो बड़ा उनका क्लोज रहे हैं, मुरीद रहे हैं उनकी लीडरशिप का मैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो कहने का मतलब है कि उनकी उम्र का लिहाज भी नहीं किया इन भाजपा वालों ने। वो बीमार थे, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था 14 में, उनकी मिसेज ने, मोहिनी अब्दुल्ला जी ने उनको अपनी किडनी दी थी, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट होने के बावजूद उनको उन्होंने कारागार में रखा, हाउस अरेस्ट भी कारागार ही होती है, तो उनके ऊपर PSA इम्पोज किया। NSA का PSA गार्ड क्या लगाया उन्होंने, लेकिन वो रहे 2 साल लगभग अंदर रहे, तो ये नहीं किसी को बख्शते। जसरोटा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जसरोटा वासी मेरे लिए पूजनीय, उन्होंने मुझ पर अपार विश्वास दिखाया है, उनका प्यार उमड़ा है, वोट्स में तब्दील हुआ है। मैं एक बदनाम सा बंदा हूँ और उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास किया कि 22,000 वोट डाले मुझे, वो भी प्योरेस्ट फार्म। प्योरेस्ट क्यों बोल रहा हूँ कि जिनमें कोई छल कपट नहीं है, वो बहुत ही सीधे साधारण अच्छे पढ़े लिखे बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, सब ने मुझे प्यार दिया और मैं ताउम्र आखिरी सांस तक उनका एक कर्जदार रहूँगा और कभी उनके साथ बिट्रे नहीं होगा। अगर कभी किसी को आपकी ज़रूरत पड़ जाए, एनी टाइम वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे अपना भाई बेटा समझकर बात कर सकते हैं। मेरे घर के दरवाजे, मैं खुद उनके दरवाजे पे आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। कभी भी आप रात को 12 बजे 2 बजे मुझे फ़ोन करिए, मेरा फ़ोन खुला होता है। तो मैं पहले ही मैंने वर्ड यूज़ कर दिया कि मैं उनका कर्जदार हूँ और ये वोट का कर्जा जो है वो नहीं ख़त्म होता है। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ ब्रजेश्वर सिंह इंदू जी, जो जिन्होंने विधानसभा कंटेस्ट किया जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और इन्होंने साफ लफ्ज़ों में जो है वो लोग, जिन लोगों ने इनको वोट दिया उनका शुक्रिया अदा किया, और इनका ये कहना है कि मैं हमेशा जो है इन लोगों का कर्जदार रहूँगा, और जब भी इन्हें कभी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा जो है इनकी मदद के लिए, दोनों भाई इंदू जी और बिंदु जी दोनों भाई जो है इनके लिए खड़ा रहेंगे। और फारूक साहब जो हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनने जा रही है, उनका भी शुक्रिया अदा किया, और जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को भी जो है अनदेखा ना किया जाए, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार में होना चाहिए। आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़, कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं अरुण त्रिसर।